गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस नए दिन का आगाज, क्योंकि नई एनर्जी बहुत जरूरी होती है। कभी कभी आप एनर्जेटिक नहीं होते, लेकिन आपको एनर्जेटिक होना पड़ता है। ये मैंने इसलिए बात की क्योंकि बहुत से लोग रिलेट कर पाते हैं। समटाइम्स इट्स हेक्टिक, समटाइम्स आपकी रूटीन ऐसी होती है, समटाइम्स आप अंदर से डाउन फील कर रहे होते हैं ड्यू टू एनी रीजन यू हैव, बट आप कहते हैं कि नहीं, इट्स अ न्यू डे। तो बड़े ही एनर्जी के साथ आप दिन का आगाज करेंगे। जब आप एनर्जी सेट करते हैं ना एट द स्टार्ट ऑफ द डे, तो वो फिर पूरी ट्रांसफॉर्म होती है फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। हाउ इज योर एनर्जी? एब्सोल्युटली मेरी तो एनर्जी बहुत अच्छी है जी। यू Great. कैन सी कि एनर्जी बहुत जबरदस्त है। मेरा गला थोड़ा सा नासाज बोलते हैं, कह सकते हैं खराब है, थोड़ा सा तबीयत खराब नासाज है, गला खराब है। नहीं, तबीयत दिमाग मेरी कैसा बेहतर है। है? हाँ, दिमाग भी ठीक है, तबीयत भी ठीक है, बस गला अच्छा, थोड़ा दिमाग सा। का होना ही बहुत बेहतर है। दिमाग तो सबके पास है, इस्तेमाल बड़े कम लोग करते हैं, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। कुछ ज्यादा भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अपने दिमाग का जो है वो उतना बोझ डालें जितना वो बर्दाश्त कर सकते इतना हैं। बोझ डालें उसके ऊपर जितना वो नहीं नहीं, बर्दाश्त कर ज्यादा सकता बोझ है। डालेंगे, ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो ट्रेन होगा। ये मसल ही समझें इसको आप। अच्छा जी। ओके, ठीक है। दिमाग और मसल एक हो गए आज से, ख्वातीन और हज़रात। हाँ, ये मैंने कहा एक तरह से मसल है, इसको ट्रेन करना पड़ता है ना, एक्सरसाइज करनी पड़ती है इसकी। हमने इस पर चूंकि आपको कहते हैं पहले बात भी की थी जी। कि आपको माइंड एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। जब माइंड की एक्सरसाइज आप करते हैं तो माइंड आपका ट्रेन होता है, माइंड आपका और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। अगर आप किसी भी मसल को, किसी भी बॉडी के ऑर्गन को अगर छोड़ देंगे तो वो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ज़्यादा देर बैठे रहेंगे तो हमारी टांगें शायद कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हम देखें हमारी मूवमेंट, मोबिलिटी कम होती है तो हमारे जॉइंट्स जो हैं वो थोड़े से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप उन्हें यूज़ करें। अभी जो जिस्म है ना, इसको इस्तेमाल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिमाग का इस्तेमाल भी करें ताकि उसको जंग ना लगे, बड़ी ज़रूरी है। आज का हमारा ज्ञान, आज का जो हमारा लेसन था, जो टॉपिक था, वो बेसिकली यही था कि दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल करें ताकि उसको जंग ना लगे। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। दिमाग को भी जंग नहीं लगना चाहिए, इंसानों को भी जंग नहीं लगना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है इनको तो जंग लग गया है, कहते हैं। सही बात है, हंस रही हो, कोई माइंड में आया क्या? नहीं नहीं, मेरे माइंड में ऐसी चीज़ें नहीं मेरे माइंड में आती हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। बट ये है कि रैंडम आप बस मुस्कुरा देते हैं कभी कभी, और मुस्कुराना भी चाहिए। आप भी मैं तो ये कहूँगी कि दिमाग में कोई भी बात आती है, कोई वजह है या नहीं है, वजह क्रिएट कर लेनी चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। हंसते मुस्कुराते दिन का आगाज़ भी करें, हंसते मुस्कुराते रहें सारा दिन। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, कोशिश ये ज़रूर करें। इससे ये होता है कि पॉजिटिविटी जो है वो आपको अट्रैक्ट कर रही होती है, नेगेटिविटी को आप रिपेल कर रहे होते हैं। सो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपने खुद किस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखना ताकि पॉजिटिविटी जो है वो अट्रैक्ट कर सके। क्या पॉजिटिविटी का ताल्लुक जो है वो हंसने मुस्कुराने से होता है? आई थिंक होता है। अब अगर आप मुस्कुरा एनर्जी रहे हैं, होती है ना, एनर्जी होती है। हाँ। आप समटाइम्स मुझे लगता है कि आप डिसीव भी कर सकते हैं। आप जो नेगेटिव एनर्जी होती है या नेगेटिव एक एटमॉस्फेयर होता है, डिसीव कर सकते हैं विद जस्ट योर पॉजिटिव एनर्जी, विद योर स्माइल। क्योंकि कोई चीज़ अगर हम प्रैक्टिस करें, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा माहौल है जिसमें आपको लगता है कि बहुत डिप्रेसिंग सा माहौल है, उसमें आप कहें कि नहीं मुझे इस माहौल को थोड़ा चेंज करें, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल उसे 100% चेंज कर सकते हैं या कर लेना चाहिए एट 180 डिग्रीज, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसे अपने एक्शन से, अपनी मुस्कुराहट से, अपनी किसी बात से, किसी एक्ट से, सोच से आप उससे तो आहिस्ता आहिस्ता बदल ज़रूर सकते हैं। समटाइम्स बदलना चाहिए और समटाइम्स आपको ही वहाँ से थोड़ा साइड पे हो जाना चाहिए। दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एक्चुअली। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली आज के सुबह से मुतालिक, जो कि हम अक्सर बात कर रहे होते कल हैं। की रात बड़ी भारी थी। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि हम ज़रा आज उसका जिक्र भी करें अपने प्रोग्राम की ओपनिंग में। एंड बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं सोशल मीडिया पे। जो हमने रात को एक ख़बर सुनी, जो इंस्टाग्रामर है, इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ, उनको बेदर्दी से जिस तरह से कत्ल किया गया। 17 साल की उम्र, 17 साल की अपनी 70वीं सालगिरह उन्होंने मनाई। कल ही उन्होंने अपलोड की, 9 घंटे के बाद जो है वो 9 आवर्स अगो हम देख रहे थे स्टोरीज उनकी शुएब, और 9 घंटे के बाद जो है वो उनकी डेथ की खबर आ गई। एंड वी वर शॉक्ड कि ये क्या हुआ है, बिकॉज इवेंट्स पे मुलाकात भी हमारी होती रही। शी वाज सच अ नाइस गर्ल, इतनी प्यारी सी वो बच्ची थी, बहुत पॉजिटिव सी, बड़ी पॉजिटिव थी, हंसती मुस्कुराती रहती थी, एंड बहुत ही खूबसूरत। इसमें भी कोई शक नहीं है, बिकॉज जो देखता था वो देखता रह जाता था कि ये इतनी प्यारी बच्ची
ये आखिर कहाँ की है। चित्राल से उनका ताल्लुक, बड़ी प्यारी सी, और अभी अपने करियर को स्टार्ट किया, और देखिए 17 साल की उम्र में माशाल्लाह अच्छा खासा उनको फेम भी मिलना शुरू हो गया था, बिकॉज बहुत अच्छा वो काम करी थी, बहुत अच्छा उनका कंटेंट था, हमने सोशल मीडिया पे देखा, हंसने मुस्कुराने वाला कंटेंट। और ये इस तरह की खबर जब सामने आई तो शुएब हम वी वर एट द इवेंट एंड वी वर शॉक्ड। यकीन नहीं कर पा रहे थे। पहली पोस्ट देखी तो हमें और से भी डिस्कस कर रहे थे कि शायद ये कोई फेक न्यूज़ है। Exactly. हम और दुआ भी करते फेक न्यूज़ हो, लेकिन इन लाइक 5-10 मिनट्स हमें हर जगह जब वो चीज़ नजर आई, फिर मैंने कंफर्म किया क्योंकि कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स भी थे और मालूम हुआ कि वो G13 में रहती थी, कोई मिलने आया था कोई आया था, बिकॉज शी वाज अलोन एट होम, उनकी अम्मी ग्रॉसरीज करने गई हुई थी, और वो जो शख्स भी आया उसने मास्क पहना हुआ था, उसने 2 गोलियां उसको मारी, उसका फ़ोन लेकर चला गया। अब जो नेबर्स थे उन्होंने ज़रा फ़ौरन से रिपोर्ट किया, पुलिस वहाँ पर पहुँच गई, भी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त भी हो रही है। कल पोस्टमार्टम हो गया, रात को उनका लेट्स सी के एग्जैक्टली इंसिडेंट हुआ भी क्या था, ये वो हम कोट करें जो कि वो ज़ाहिर अभी तो वो है जो जितना चीज़ सामने आई है, बट ज़ाहिर है अब चीज़ें भी और अनफोल्ड होंगी। उसकी जो मदर की तरफ से ज़ाहिर है इसलिए बात ज़्यादा अभी हुई नहीं बिकॉज कल तो वो अनकॉन्शियस थी। जो मेरी बात हुई थी कुछ म्यूचुअल फ्रेंड से, और जितने लोग जो उनको जानते हैं, जो उनसे इंटरेक्ट करते थे, सब ही बहुत बहुत ज़्यादा शॉक में, और जो नहीं भी कभी मिले थे, जो सिर्फ जानते थे, काम देखा था, दे आर ऑल्सो इन शॉक। और वी रियली विश एंड होप के जस्टिस मिले सना यूसुफ को। अभी चीज़ें ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगी और मालूम होगा कि अच्छा इसके पीछे कौन था, और फिर ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन के बाद चीज़ें आगे बढ़ती होती हैं। लेकिन स्टिल वो जो एक शॉक है वो बिल्कुल है, और वो ज़ाहिर रहेगा। एक ही बेटी थी, एक भाई था इनका, और शी वाज द वन जो कि अपनी फैमिली को लेकर चल रही थी, शी वाज द अर्निंग वन। तो मतलब इट्स नॉट जस्ट कि शी वाज अर्निंग, अदरवाइज भी ज़ाहिर एक बेटी, आप इमेजिन करें ना कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, माँ बाप के कितने ख्वाब होते हैं, वो उस बच्चे की अपब्रिंगिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो बच्चा बढ़ रहा होता है। और जब उनके बारे में मैंने सुना कि अच्छा जिस इंटरेक्शन में वो बात करते थे, कहते थे कि बस हर कोई जो है वो एग्जैक्टली हर कोई सिर्फ पॉजिटिव बात उनके बारे में करता था। और अभी भी रात से लोग यही कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही है क्या हुआ है। मैं हैरान इस बात पे होती हूँ कि लोगों के अंदर दिल नहीं होता, जिन्होंने ये काम किया है, क्या आपके अंदर दिल नहीं था? हैरानगी होती है बाज़ औक़ात सोच सोच के कि इतनी प्यारी सी बच्ची, 17 साल की बच्ची, उसने आपका क्या ही बिगाड़ लिया होगा, आपके क्या दुश्मनी थी उसके साथ? समझ नहीं आ रही कि इंसिडेंट क्या था। अनफोल्ड होंगी चीज़ें तो रीज़न भी सामने आएगी, अभी अनआइडेंटिफाइड है रीज़न, बट स्टिल रीज़न कुछ भी थी, कुछ भी थी। क्या किसी को ऐसे बेदर्दी से मार देना, उसका कत्ल कर देना, क्या उस रीज़न को जस्टिफाई करता है? नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, कर भी नहीं सकता। सो बात यही है कि पता नहीं ऐसे लोगों के दिल नहीं होते सीनों में, या क्या होता है, उनका ज़मीर मर जाता है, उनको कोई सोच नहीं आ रही होती ऐसी। इंसान भी कह सकते हैं ना, ये भी सवाल जरूर इंसान उठाना कैसे कह चाहिए। सकते वो हैं? इंसान ही नहीं होते जो इस तरह किसी दूसरे इंसान की जान ले लेते हैं। और बहुत दुख इस वक्त है, और ज़ाहिर है सब जो उसको जानते हैं और जो नहीं भी जानते, मैं फिर कहूँगा कि सोशल मीडिया पे इस वक्त हम देख रहे हैं, स्पेशली जस्टिस फॉर सना यूसुफ, इस पर बात भी हो रही है। रियली विश एंड होप कि बहुत तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन हो और उसको इंसाफ मिले। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, राइजिंग पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। रहिए हमारे साथ, यह है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद, और आपकी मुलाकात कराएंगे हम एक ऐसी रॉक एंड वॉल क्लाइंबर से जो कि छाई हुई है माशाल्लाह। 2009 में उन्होंने कदम रखा था इस एडवेंचर स्पोर्ट्स में, और उसके बाद उन्होंने मल्टीपल लेवल्स पर जाके परफॉर्म किया, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की, जिसमें दुबई फेस्टिवल भी है। और इसके साथ साथ अगर देखें तो एशियन गेम्स जो चाइना में हुई थी उसमें नुमाइंदगी से लेकर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने तक इकरा जिलानी, इनकी कामयाबियों का सफ़र जारी है, बल्कि जारी सारी है। अब कहाँ जा रही हैं ये हमने ज़रा पूछना, एक दफ़ा पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी, हमने इनकी जर्नी पे बात तो की थी। she had a lot of plans. उस टाइम पे भी जब हम बात करते थे बहुत सारे प्लान्स थे उनके। तो क्या प्लान्स थे? वो प्लान्स उसमें बहुत सी और पीक्स हैं जहाँ पर उन्होंने जाना है, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें आप अपने आप को ना बार चैलेंज कर रहे होते हैं कि अच्छा मैंने ये करना है, अब मैंने ये करना है, तो आप और आगे ही जा रहे हैं। मैं क्यों बताऊँ कि क्या करने वाली है, मैं उनसे पूछूंगा ना। तो इकरा जिलानी इज विद अस टुडे, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सो गुड टू हैव यू जी। कहीं अभी भी कोई सुबह प्रैक्टिस करके तो नहीं आई? नहीं आज नहीं। हम मतलब हमारी नहीं, अच्छा ओके बिल्कुल सही है। अच्छा जी इकरा,
क्या प्लान है अभी, क्या पाइपलाइन में चल रहा है, क्या चीज़ें हैं जो कि अब अकम्प्लिश करनी है? अभी फ़िलहाल मेरा प्लान चल रहा है कि मैं इंशाल्लाह अगस्त में स्पांतिक पीक जाने का पूरा इरादा किया हुआ है। तो उसी के ऊपर वर्किंग चल रही है, थोड़ी ट्रेनिंग चल रही है, थोड़ा सा अपने फाइनेंस इकट्ठे करने की कोशिश चल रही है। ओके, ये भी एक महंगा खेल है? ये भी एक महंगा खेल है, बिल्कुल। ओके, तो स्पांतिक पीक के गिलगित में है? हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा सा बताया ना स्पांतिक पीक क्यों और ये कितनी चैलेंजिंग है स्पांतिक पीक? स्पांतिक पीक एक्चुअली आगे का प्लान अगर 8000 मीटर्स पे जाने का है इंशाल्लाह, तो उससे पहले थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए एक छोटी पीक पे क्लाइंब करके अपने आप को ट्रेन करना चाह रही हूँ, अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना चाह रही हूँ कि क्या मैं ये कर भी सकूंगी कि नहीं। कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये इसकी कितने मीटर्स है हाइट है? इसकी 7000 ऑलमोस्ट, थोड़ी सी 7000 से ऊपर है। Okay, now have you done that 7000 before? No, I haven't. Oh, that would be the first time. Yes. Great. अगस्त में जाना है आपने? इंशाल्लाह। अच्छा, ये प्रॉपर वाली क्लाइंबिंग आपकी पहली होगी, राइट? या इससे हाँ जी, पहले तो हाँ आपने जी। कोई पीक क्लाइंब नहीं, नहीं इससे पहले पीक क्लाइंबिंग वॉल क्लाइंबिंग वॉल एंड रॉक आप करती हैं? हाँ जी, द मैक्सिमम द हाइट दैट आई हैव गॉन इज अप टिल 5000, दैट वाज Okay. K2 बेस कैंप, और इससे आगे अभी तक नहीं गई। And K2 base camp was back in? 2021। कैसा एक्सपीरियंस रहा था? बहुत अच्छा था। आई वाज इन फैक्ट इट वाज ओनली गर्ल्स ट्रिप। Yes, I remember आपने मुझे Yes. बताया था, हाँ, कि वो गर्ल्स लेड ट्रिप था जिसमें आप सब गई थी। उसमें कुछ Yes. आई थिंक दीगर ममालिक की लड़कियां भी थी? नहीं, पाकिस्तान की की थी। थी हाँ सारी। जी, पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान की बहुत लड़कियां चली जाती हैं तो फिर आपने स्पेस भी तो नहीं छोड़ी ना किसी के बिल्कुल। लिए। क्योंकि ये ज़ाहिर है भी- लिमिटेड भी समटाइम्स चीजें हो जाती हैं कि अच्छा इतने लोग जा सकते हैं, which बिल्कुल। is fine. एंड आई एम सो हैप्पी कि हमारी बच्चियां आगे जा रही हैं, हमारी लड़कियां जा रही हैं आगे। भाई ये बड़ी खुशी की बात होती है कि और स्पेशली ओनली फीमेल्स जो आप बात कर रही हैं कि ओनली गर्ल्स एक एक्सपीडिशन गया था। सो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि एम्पावर कर रहे हैं, हम डिपेंडेंट नहीं हैं, हम जा रही हैं आगे, हम पे ट्रस्ट किया जा रहा है, पेरेंट्स की तरफ से भी ट्रस्ट किया जा रहा है, सोसाइटी की तरफ से भी ट्रस्ट किया जा रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, एट द सेम टाइम इससे पहले आपने नहीं की हुई और अब ऑब्वियसली नर्वसनेस भी होगी, बिल्कुल नर्वसनेस एंजाइटी है, थ्रू आउट चल रही डर होगी। है, एंजाइटी हाँ। है, और बस ये है कि नहीं करना है, करके हाँ। आना है नहीं बस इंशाल्लाह। अगर आप सोच हाँ लें जी। करके आना है तो आप कर लेंगी। अब मुझे ये इंशाल्लाह। बताएं कि उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग चल रही है या कि रूटीन की ट्रेनिंग चल रही नहीं, है? अभी फिलहाल रूटीन की चल Okay. रही है, लेकिन इंशाल्लाह पूरा प्लान है कि आफ्टर ईद थोड़ा सा इसको बढ़ा के थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेनिंग की जाए। और वो ट्रेनिंग सारी की सारी मगला हिल्स पर हो जाती है? मरगला हिल्स पे हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद में इतने सारे ऐसे पिचेस हैं, हाइक के लिए बंदा चला जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास एक अच्छा जिम ट्रेनर हो तो जिम में सब कुछ हो Okay. जाता है। अच्छा, जिम में ही आप तैयार हो जाते हैं केटू हाँ के जी। लिए? अच्छा, तो ऐसे में फिर डाइट और वेट को मेंटेन करना और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेना, इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट। यस, इट इज़ डिफिकल्ट। अपने सारे न्यूट्रिशंस को पूरा करना, प्रोटीन लेना, हर चीज़ को बैलेंस करना बहुत मुश्किल बहुत हो ज़रूरी है। जाता इकरा वैसे बिल्कुल। बेस कैंप जाते हुए उससे पहले कोई फिटनेस की कोई ट्रेनिंग ली थी एज सच? नहीं, बेस कैंप जाते हुए कोई बिकॉज़ as इट वाज जस्ट such- ट्रैकिंग, राइट? हाँ, इट वाज जस्ट ट्रैकिंग, लेकिन ये है कि क्योंकि वो भी एक काफ़ी मतलब जिसने कुछ ना किया हो उसके लिए वो काफ़ी एक मुश्किल ट्रैक है। लेकिन उसके लिए ये था कि पहले 2 महीने अच्छी साइकिलिंग कर लेते थे, जिम जाते थे, वॉक अपने बैकपैक्स में एटलीस्ट पानी का वज़न डाल के वॉक करते थे ताकि पता हो कि कंधों ने इतना वज़न वज़न उठाना उठा के है। ट्रैक करना है। एग्जैक्टली। सो हाँ वो जाहिर है वो एक मुश्किल चीज़ ज़रूर होगी। बिल्कुल। अच्छा, इकरा फैमिली की तरफ से ऑब्वियसली सपोर्ट होगी, अच्छी सपोर्ट है, बाकी बहन भाइयों को भी शौक है या यू आर द ओनली वन? नहीं, बाकी बहन भाई भी स्पोर्ट्स में थे। माय सिस्टर शी यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल, वो भी नेशनल माशाल्लाह। Okay, क्या नाम है उनका? मोमिना जिलानी। मोमिना Okay. जी। हाँ जी, Okay. जो भाई थे वो भी अंडर 18 स्क्वॉश चैंपियन रह चुके हैं, उनके पास भी काफ़ी ढेर सारे मेडल्स हैं। ये तो घर तो- सजा हुआ है इसका हाँ मतलब है। जी, तो इट्स जस्ट नॉट मी है कि हम तीनों बहन भाई जो हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में आपस में शुरू हेल्दी से। कंपटीशन है किसके पास ज्यादा ट्रॉफीज एंड शील्ड्स एंड मेडल्स आई हैं? थिंक आई विन दैट। एंड आप छोटी हैं तीनों हाँ में? जी। ओके, अच्छा, आपको एक्चुअली ऐसा बेंचमार्क मिल रहा था, आपने कहा कि अब इससे तो ये तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए ना, बिल्कुल। अगर बहन और भाई ने यहाँ तक पहुंचे हैं अपने अपने डोमेन में बास्केटबॉल एंड स्क्वॉश, बट आपने कहा कि नहीं मुझे इससे आगे जाना है। जो सबीन भी बात कर दी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड फिटनेस एंड एवरीथिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को लेकर हम देखते हैं नॉर्मली लड़कियां थोड़ा सा पीछे रह रही होती हैं कि वो नहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी। आप इन योर केस या अदरवाइज भी जो आपने देखा लड़कियों को स्पेशली, कितना रुझान तब्दील हुआ कि नहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स? इसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लड़कियां इसमें थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे कुछ नॉर्म्स ऐसे बन चुके हैं कि लड़कियों ने वेट नहीं लिफ्ट करना, सही ये बात नहीं है। करना, वो नहीं करना। लेकिन अब जाके
मैं काफ़ी लड़कियों को देखती हूँ कि जो खुद करती हैं, दे अंडरस्टैंड कि ये मतलब अगर आप इसको एक हेल्दी तरीके से प्रॉपर फॉलो करके रूटीन को किए जाए तो आपको कोई इसका नुकसान नहीं, इनफैक्ट आप इससे ज़्यादा फ़ायदा लेते हो, आपकी बॉडी ज़्यादा जो है मजबूत हो जाती है। दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, स्पेशली अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, आपके ख्याल में, चूँकि आपकी तरह अपब्रिंगिंग एक ऐसे माहौल में जिसमें आप सब बहन भाई माशाल्लाह अच्छे स्पोर्ट्स में और आगे जा रहे थे माशाल्लाह एट अ वेरी प्रोफेशनल लेवल, हम अब जो बच्चों को देखते हैं इनका शौक नहीं होता किसी भी स्पोर्ट्स की तरफ, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उन्हें उसके इंट्रोड्यूस करवाएं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, कैसे करवाएं एज अ पेरेंट हम बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, कैसे स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आएँ, कैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आएँ कि कोई डर खौफ ना हो बल्कि वो बिल्कुल धड़क करें? नो ऑफेंस टू द पेरेंट्स, लेकिन आजकल के पेरेंट्स जो है ना बच्चों को स्क्रीन दे के बस बिठा देते हैं, ये लो मोबाइल ले लो, ये लो आईपैड ले लो। आई थिंक फ्रॉम द वेरी यंग एज किड शुड नो कि यार उसने बाहर जाके खेलना है, Agreed. उसने डिफरेंट स्पोर्ट्स करनी है। जब तक आप बच्चों को शुरू से इस चीज़ में नहीं डालोगे तो यू कांट एक्सपेक्ट वो एकदम बड़े होके खेलने लग सही जाएंगे। बात है। तो शुरू से ही फ्रॉम अ वेरी यंग एज, अब तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब तो स्कूल्स में स्विमिंग है, राइडिंग है, हर तरह का स्पोर्ट होता है। तो आई थिंक शुरू से आप अपने बच्चों को इस चीज़ में डालें ताकि वो बड़े होके कुछ बड़ा कर सकें। ओके, आप जब छोटी थी तो सोचा था कि आप इस तरह रॉक क्लाइंबिंग या वॉल क्लाइंबिंग करेंगी या ट्रैकिंग करेंगी? बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन ये है कि सिंस आई कम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो आपको पता है कि कैंट्स का माहौल, अंदर का माहौल यही होता है कि स्कूल से आना है, होमवर्क करना है और बस बाहर निकल जाना है और खेलते रहना है। तो सिंस वेरी यंग एज मैं जो हूँ ना, आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल जो अंदर बैठ के डॉल से खेल रहा है, किचन सेट से खेल रहा है। आई यूज टू गो आउट, आई यूज टू प्ले विद द बॉयज़। मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, साइकिलिंग कर रही हूँ, स्विमिंग करने जा रही हूँ। तो जरा वो माहौल आप बिल्कुल। अपब्रिंगिंग बहुत मैटर कर रही होती अच्छा, और ये देखिए ना, शौक बचपन से ही आपका Develop हो डेवलप जाता है। होता है। आपकी जो रूटीन रखी जा रही होती है, आप उसी तरह से, जाहिर सी बात है, फ़ोन देके आप बच्चों को बिठा देंगे तो बड़े होने तक बच्चों की एडिक्शन तो फ़ोन से नहीं जा रही ना, और एक दफ़ा एडिक्शन हो जाती है उसके बाद इसको तो मसला भी नहीं समझा जाता। तो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी शुरू से नहीं है, स्टैमिना बिल्ड नहीं हुआ हुआ, कभी कुछ वो नया करना चाहते हैं, नया कुछ कर नहीं सकेंगे क्योंकि वो डरेंगे या थक जाएंगे बहुत जल्दी और उससे डिमोटिवेट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा तो ही ये वाली जो चीज़ है, ये वाला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट इकरा ने पॉइंट आउट किया है कि पेरेंट्स जितने यहाँ पे देख रहे हैं, उसने कहा नो ऑफेंस टू द पेरेंट्स, तो ऑब्वियसली मैं तो कहूँगी कि ऑफेंस टू द पेरेंट्स इस मामले में, क्योंकि आप लोग ही हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देकर बड़ा करना है। आपने अपने बच्चों को अभी से उनकी हैबिट्स को डेवलप करना है। ये आप लोग हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नो मैटर व्हाट। आप जितने मर्जी बिजी हैं, आप कहीं भी हैं, कुछ भी है, जैसी मर्जी सिचुएशन, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही थोड़ा सा आगे पीछे होने के लिए फ़ोन दिया, बच्चे को बिठा दिया। हाँ, वो बात आप दोनों की सही है। ज़ाहिर है पेरेंट्स आसानी ढूंढ रहे होते हैं, सहूलियत ढूंढ रहे होते हैं, चाहे वर्किंग पेरेंट्स हों या ना भी हों, तब भी चूंकि आपकी रूटीन सामा ऐसी चल रही होती है कि आप कहते हैं कि अच्छा अब बच्चे की जो एनर्जी है ना उसको थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए आप कहते हैं प्लीज़ सेट डाउन और फ़ोन देख लो। इवन खाना खिलाते हुए हम यही कर रहे होते हैं, चूँकि हम डेली बेसिस पे इस पर बात करें, बल्कि नॉट जस्ट वी, आई थिंक हर जगह इस पर बात होती है पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से कि बच्चों पे फोकस करें, हेल्दी एक्टिविटीज़ करवाएं, उनको फ़ोन से थोड़ा सा दूर रखें। बट स्टिल मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, थोड़ा सा ये बात भी है कि पेरेंट्स वाकई समटाइम्स मुश्किल उनके लिए हो भी जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉसिबल नहीं है, ज़रा पॉसिबल तो होता है। जब बहुत से लोग कर पा रहे हैं तो फिर सब कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपनी अंदर ना इस चेंज को लेकर आना है कि खुद भी निकलना है बाहर। इट्स नॉट जस्ट कि आप कहें जी बच्चे बाहर निकलें, आप भी साथ निकलें। पेरेंट्स भी जब बाहर निकलते हैं, पेरेंट्स खुद इन एक्टिविटीज़ में साथ होते हैं, तो फिर बच्चे ऑटोमेटिकली सीख रहे होते बहुत हैं। अच्छा होता है। पेरेंट्स जाते हैं ट्रेल पे जाके सो जाते हैं, तो ट्रेल में तो लेके बह गई है। और अगले दिन आके हमें बताते हैं कि मैं तो ट्रेल पे गया था। और जब ट्रेल पे जाते हैं तो पूछो अच्छा कितनी हाइकिंग की, कुछ गया था, बड़ा सुकून मिल रहा था, सो गया। तो 2 किलोमीटर तो गया था ना ऊपर तक। और दोस्त जो एक्चुअली हाइकिंग करके जिसने फिजिकल एक्टिविटी वहां पर की है, वो दोस्त जब वापस आ रहा होगा, आके जगा रहा होगा, उठ जाओ टाइम पूरा हो गया, मगरिब हो गया, अब घर चलते हैं। तो खुद गया था, लेकिन हाँ देखिए उसके नेक्स्ट डे जब मैं बच्चों के साथ भी गया वहाँ पे, तो कुछ देर बाद जाके मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि बस हुन नहीं आगे जाना। तो नई रूटीन सेट करनी होती है ना। हाँ, डेली बेसिस पे जाए तो फिर और बात होती है। अगर आप कम जाएंगे, आप मतलब बहुत ही कम जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा आप ट्रेल पे भी आते हैं ना, क्योंकि इस्लामाबाद में बड़ा हम वी आर ब्लेस्ड एक्चुअली कि इस्लामाबाद में रहते हैं, यहाँ पे ट्रेल्स हैं और यहाँ पर नॉट जस्ट कि फिजिकल, आई थिंक वो मेंटली भी आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं जब आप ट्रेल पे जाते हैं, बिकॉज वो इन्वायरमेंट ऐसा होता है। किस ट्रेल को आप सजेस्ट करती हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पस कि अच्छा ये ट्रेल है जो कि ऐसी डिजाइंड है नेचुरली कि आप इस पे जाके ट्रेन योर मसल?
अच्छा आई थिंक क्योंकि मैं जाती रहती हूँ, सो आई वुड से कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सर्ट करना है या बहुत ज़्यादा अपने मसल्स का इम्तिहान लेना है तो फायर लाइन पर क्लाइंब करें, Trail किसी three. भी। बिल्कुल फायर लाइन, वो मैं हाँ तो जी। एक बार ही गया था, उसके बाद हिम्मत नहीं मैं कर रहा उस पे जाने की, मुझे बहुत मुश्किल अच्छा, लगती है ट्रेल वो। 3 सबसे मुश्किल है ट्रेल track? 3 सबसे हाँ, फायर ट्रेल इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, वो आई थिंक वो यूं है ना, बिल्कुल यूं है, हाँ जी बिल्कुल स्टीप है। मतलब वो यूं है, वो Yes. यूं है। मुझे याद नहीं आ रहा मैं 3 पे गई हूँ या मैं नहीं गई। और इस पे ऐसे कुछ think मैं गई रास्ता हूँ। नहीं है ना। स्ट्रेट ऊपर ऐसे, नहीं, मैं नहीं गई फिर, क्योंकि स्ट्रेट ऊपर मेरी कोई हालात नहीं है स्ट्रेट ऊपर। मतलब सबीन वो बिल्कुल ऐसे ही है, ऊपर जाने मतलब वाले हालात है। रास्ता नहीं फील होता आपको, वो समझे रास्ता नहीं हाँ है। इट्स नॉट एक्चुअली ये रास्ता हाँ। जैसे बाकियों पे तो बस बना वना आप लाइक वो पत्थरों पे हाँ। जा रहे होते हैं सीधा ऊपर, तो ये बट तो ऊपर बिल्कुल पहुंच के सीधा व्यू है। बहुत प्यारा है, बिल्कुल। बहुत जबरदस्त व्यू आता है, लेकिन बस फिर जब आप थक हार के ऊपर पहुंचते हैं और व्यू हाँ, देखते हैं थकन तो आप खत्म हो वैसे ही जाती है। रिलैक्स हो थकन जाते खत्म हैं। दैट्स वेरी ट्रू। तो हाँ। ट्रेन अगर आपने अपने आप को करें तो ट्रेल 3 है, फायर ट्रेल जो है वहां पर आप जरूर जाएं। और अच्छा, अब मैं अपनी सजेशन इसमें ऐड कर दूं, अगर आप थकना नहीं चाहते तो फिर मैं कहूंगा आप ट्रेल 4 पे जाएं। अच्छा, 4 या 5? 4 5 is too crowded, I don't want to go to Yes. trail 5। मतलब Yes. ट्रेल 5 पे जाके बंदा कहता है मैं यहाँ पे रिलैक्स होने आया था, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम तो करने नहीं इतना आया था। सोशल नहीं होना था ना, मतलब। और जाहिर सी बात है अब आप जाएंगे, वही बात कर रही हूँ कि फेमस अगर ऐसी शख्सियत जाएंगी तो फिर लोग पहचान क्या करूं, जाएंगे। सब कहते हैं सबीन का को-होस्ट जा रहा है, सबीन का को-होस्ट मास्क जा रहा लगा है। के जाया करें ना जी, जिम्मे गफीर आपकी बारी आता है, 3 लोगों का जिम्मे गफीर। अच्छा चलो वापस इकरा पे आते हैं, मेरा ख्याल है इकरा सो स्पंटिक पीक और उसके बाद आपका एक और प्लान भी है अफ्रीका का, वो क्या है? वो किलिमंजारो अफ्रीका की Wow. हाईएस्ट पीक है। Yes. उसका बस अब सीजन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन एज आई मेंशन बिफोर ये सब करने के लिए मुझे अपने I was फाइनेंसेस about to बहुत ask, अच्छा इकट्ठे ये करने कितने पड़े। फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें? अब अगर एक एस्टिमेटेड बजट किलिमंजारो का पाकिस्तान से इंक्लूडिंग फ्लाइट, वीजा, अकोमोडेशन तकरीबन 15 15 लाख। लग जाता है। 15 Okay. लाख, दैट्स अ लॉट। Yes. सारी चीजें प्लान करना, और स्पांटिक के लिए अगर आप पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे पास भी इतनी जबरदस्त पीक्स हैं। स्पांतिक के लिए इतना ज़्यादा नहीं है। स्पांतिक के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे पोर्ट्स वगैरह अपना सारा कुछ बहुत अच्छा करें तो आई थिंक मैक्सिमम 10। फिर भी 10? हाँ जी। कह रही है इतना ज्यादा नहीं 8 है तक भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा 5 उसको करें, किट शिट थोड़ी अच्छी ले लें Okay. और अपने साथ अच्छे शेरपास वगैरह रख लें तो Okay. ये नहीं तो स्पोर्ट्स 5 वगैरह। लाख ही कम है बस, मतलब इतना फर्क नहीं है। लो दो। मेरे पास खुद ये नहीं है है। कि वी विल बी इन पाकिस्तान, तो वो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कॉस्ट कट हो जाता है। आपकी अच्छा। फ्लाइट नहीं लेनी है आपको, और जाहिर है इतनी- बिल्कुल ऐसे वो फर्क पड़ जाता है, बट स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं। इस खेल में भी हमारे इदारों का उतना फोकस है, जो कि हम देख रहे होते हैं कि बहुत से एथलीट से शिकवा कर रहे होते हैं अच्छा स्पॉन्सरशिप का इशू, बट स्टिल जब आप परफॉर्म करते हैं, अपने आप को मनवाते हैं, हम देखते हैं स्पॉन्सर्स मिल भी रहे होते हैं उनको फॉर नेक्स्ट इवेंट्स। आपके केस में क्या है, कितने स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, कितना प्रोसेस ये मुश्किल या चैलेंजिंग होता है? अच्छा स्पॉन्सर ढूंढना इस थोड़ा सा मुश्किल, बिकॉज Okay. नॉट एवरीवन एग्रीज एकदम से। हर किसी को होता है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, थोड़े ले लो, आधे ले लो। फिर इस सब स्पॉन्सर्स को इकट्ठा करना और फिर सबकी इक्वली ब्रांडिंग करना एज एन एथलीट बहुत मुश्किल सही हो बात जाता है। है। तो मिल जाते हैं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लोगों चलें के जी, पीछे लेकिन- भागना पड़ता है। देखिए इकरा, आप इतनी मेहनत कर रही हैं एंड आई एम श्योर कि लोग आपको सुन भी रहे हैं। वी रियली विश कि हमारे टैलेंट को प्रमोट किया बिल्कुल, जाए। बहुत जो जिस ज़रूरी हद है तक जी। सपोर्ट करे जी उसको सपोर्ट करें। शायद आपके लिए बहुत छोटी सी अमाउंट होगी, बिकॉज अल्लाह ने बहुत सारा दिया हुआ है बहुत सारे लोगों को। सो वो उसमें से कुछ हिस्सा अगर आप ऐसे टैलेंटेड लोगों को दे रहे होते हैं तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन सिंपल बात है ना, अपने मार्केटिंग बजट से थोड़ा सा निकालें, क्योंकि मार्केटिंग आपकी हो रही होती है। मार्केटिंग के भी कौन से देते हैं? यहाँ दे दें तो बेहतर है ना। या बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच Yeah. इकरा एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू अपने सो मच। अगले तमाम इवेंट्स के लिए जो अपकमिंग आप कह रहे हैं, जिसमें स्पेशली आपने स्पांतिक का कहा और किलिमंजारो का कहा, और हम बहुत जल्द इंशाल्लाह देखेंगे कि इकरा यहाँ पर बैठी होंगी, हम उनसे बात कर रहे होंगे कि इकरा चाहिए तो हो गया था, आपने जिक्र किया था, माशाल्लाह केटू भी कर आई हैं, इंशाल्लाह हम बात जरूर कर रहे होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट, क्योंकि ज़रा ख्वाब होता है आपका पाकिस्तान में रहते हुए, तो अगर आप ट्रैक करिए माउंटेनियर है कि अच्छा मुझे केटू जाना है, बेस कैंप यू हैव डन दैट, तो फिर तो वैसे भी आपने देखा होता है वो जो आपका विजुअल होता है वो यहाँ पे समवेयर स्टक होता है कि बस अब मुझे उधर जाना है। सो ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और पाकिस्तान की जब बात होती है और आपके जहन में ये नाम सिर्फ, ये लफ्ज़ सिर्फ आता है,
तो बहुत खूबसूरती आपके माइंड में आना शुरू हो जाती है, और वो पूरे पाकिस्तान की खूबसूरती है, स्पेशली हमारे नॉर्दर्न एरियाज जितने प्यारे हैं ना, मतलब जितनी बात उनके बारे में की जाए बहुत कम है। जितना जाया जाए उतना कम है। ये तो ठीक है जी, कुछ लोग बात करके खुश होते हैं दूसरों के कुछ स्टेटस लोग देख सिर्फ के। बात करके खुश नहीं होते, हाँ, उन्हें जाना होता है। जाना होता है। क्या, कहाँ जा रहे हैं अब आप? चिट्टा कट्ठा लेक you सोच have any लिया है। plan? Yes, I have a plan. मेरे पास इस Okay. वक्त 3 प्लान्स हैं। एक मेरा प्लान चिट्टा कट्ठा लेक जाने का, एक ठीक मेरा है। प्लान है मिनीमक जाने का, एक मेरा प्लान है मुल्क से नीलम बाहर से जाने का नहीं? मिनीमक जाए ट्रैक। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मैं फिलहाल सिर्फ पाकिस्तान की बात अच्छा, कर रहा हूँ। ओके, ओके। हाँ, अभी मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, तो उसको मुझे एक्सट्रीम सही, साउथ सही। पे लेकर नहीं, जा नहीं, रही है। मैं पूछना चाह रही थी सिर्फ कि गैर मुल्की दौरा भी वो भी है। probably शायद आपका वो गैर भी है मुल्की ना? दौरा मैंने कोई दो तरफा अमूर पे तबादला ख्याल करने जाना है, लेकिन हाँ मैंने जाना है, और अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी वापस आओ। एक्सप्लोर करने जाना है ना। जी। तो यहाँ की बात की जाए पाकिस्तान की, अच्छा आप करना क्या होता है? करना ये होता है कि बस इतना बैग पैक करना होता है बैकपैक करना और होता छुट्टी है, लेनी होती है। और वीडियोस बनानी होती हैं, पिक्चर्स बनानी होती हैं, और सोशल मीडिया पे अपलोड करनी होती हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखिए, हम सब ग्लोबली कनेक्टेड सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हैं। सो ज़रूरी चीज़ ये है कि जब हम कुछ अपलोड करते हैं तो आप अपनी टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे होते हैं, आप लोगों को बता रहे होते हैं, आप दुनिया को बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान कितना पुरअमन है, पाकिस्तान कितना सिक्योर है, और पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, जहाँ पर आप सबको आने की ज़रूरत है और आप सब आकर एक्सप्लोर करें। तो आज एक ऐसे ही मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं जो कि टूरिज़्म के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियाहत को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट फॉरेनर्स को भी लेकर आते हैं, बिल्कुल, फॉरेनर्स को ही लेकर आते हैं, ये बात करें। ज़्यादातर लेकर आते हैं, और उसके बाद उनको पूरा पाकिस्तान दिखा रहे होते हैं, और पाकिस्तान दिखाते हैं तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान का एक बहुत ही सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया के सामने जाता है। कंप्लिशमेंट्स भी उनकी बिल्कुल जी, आप ये देखें जो सभी आपने बात की ना कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को लेकर आते हैं, तो और नॉर्थ का भी स्पेसिफिक आपने जिक्र किया, तो वो जब लेकर आते हैं तो नॉर्थ से अगर नहीं जाएंगे तो फिर तो अधूरा सा हो गया ट्रिप। और वहां पर जाकर 14,000 फीट बुलंद जो हमारी झीलें हैं, जो कि बहुत खूबसूरत हैं, अभी तक क्या कहा जाता है कि बहुत सी झीलें अनएक्सप्लोर्ड हैं, वहां पर कोई नहीं पहुंचा अभी तक। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब हम 14,000 फीट हाइट पे जो झीलें मौजूद हैं उनकी बात करें तो कई झीलें ऐसी हैं जो कि इन्होंने एक्सप्लोर की हैं और एक्सप्लोर करवाई हैं। जब इंटरनेशनल टूरिस्ट को यहाँ पर लेकर आए तो आई एम श्योर कि वो जो इनका एक्सपीरियंस होगा ना, कि पहली बार किसी झील पर पहुँचना जहाँ पर कोई भी ना पहुँचा हो और वहाँ जाकर उसका एक व्यू देखना और जो पहला एक फीलिंग आती है वो तो आपको हमेशा याद रह जाती है। प्लस वो जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आप लेकर जाते हैं और उनकी जो फिर यादें होती हैं वो तो ज़ाहिर होती हैं, सो होती हैं। सबीना ने बड़ा अच्छा कहा कि वो फिर सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान वो लेकर पाकिस्तान के एम्बेसडर्स बन के जाते हैं, तो बड़ी खुशी हो रही होती है। अच्छा जी, हम मेहमान से मुलाकात करवाते हैं। शहरियार जदून हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप शहरियार? अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी टोपी तो बता ही रही है, कहाँ से हैं आप? नहीं, टोपी तो गिलगित की है, लेकिन आप अहमदाबाद से हैं जी। अच्छा ये जब टोपी को पहन के आते हैं तो हम कहते हैं ना, अच्छा ये फला जिस जगह से बिलोंग है, जिस तरह अजरक, तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये सिंध से बिलोंग करते हैं। तो ये शो करता है कि पूरे आपके अपने इलाके से तो वाबस्तगी है, बट पूरे पाकिस्तान के साथ आपकी मोहब्बत है। बिल्कुल ऐसे ही, अल्हम्दुलिल्लाह। शायद से थोड़ा सफ़र बताया ना, कैसे आगाज़ किया आपने कि जब इस सोचा कि अच्छा मुझे टूर एंड इस तरफ फोकस करना है और स्पेशली इंटरनेशनल टूरिस्ट को लेकर आना है पाकिस्तान, तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया आपने? थैंक यू सो मच। मैं बेसिकली FTMS कॉलेज कोलालमपुर मलेशिया से स्टडीज़ था। मैं उस वक्त वहाँ पे स्टडीज़ कर रहा था, तो जब मैंने पाकिस्तान के बारे में सोचा कि अब बैक टू पाकिस्तान हो जाऊँ तो उसमें क्या चीज़ें जो है ना पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो सकती है। तो वहाँ से स्टूडेंट लाइफ में मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स थे जो मलेशियन लोकल थे, उनकी फैमिलीज़ को फर्स्ट 1%, 2%, 3% इस तरह करके उनको इनवाइट किया पाकिस्तान। उनको कुछ अपने एक्सपेंस से कुछ उनसे करके उनको मैंने पाकिस्तान जो है डिस्कवर करवाया, और कुछ लेक्स थी। और स्टार्टिंग में कुछ डिफ़िकल्ट था जब आप फॉरेन टूरिज़म को पाकिस्तान लाते हैं विदाउट किसी कंपनी के, विदाउट किसी प्लेटफॉर्म के, विदाउट किसी सोशल मीडिया के, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त फिर मैंने फ़र्स्ट स्टेप लिया, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाई और मलेशियंस को पाकिस्तान की वीडियोस दिखाई, और स्पेशली वहाँ की जो सोलो गर्ल्स हैं जो पाकिस्तान आना चाह रही थी, जो हाइक ट्रैक और जो ये चीज़ें डिस्कवर नेचुरल ट्रूली ब्यूटी को। बेसिकली हमारे पास 4 मौसम अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरती दी हुई है पाकिस्तान को। ऐसे मौसम बाकी मुल्कों में नहीं है। वहाँ पर साल के 12 महीने एक जैसा मौसम होता है, फल नहीं है, यहाँ की झीलें हैं, यहाँ के जो दरिया हैं, यहाँ की जो आबशारें हैं वो वहाँ पर नहीं है। तो मैंने स्टार्ट लिया नॉर्दर्न एरिया से, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल अभी तक 11 ईयर्स हो गए हैं। मैं मलेशियंस को उनकी लैंग्वेज के अंदर गाइड करता हूँ, उनकी लैंग्वेज में वीडियो बनाता हूँ, उनकी लैंग्वेज में जाके उस जगह की एग्जैक्टली हाइट, वहाँ की लोकल वेदर, वहाँ की लोकल डिशेस और वहाँ की लोकल एक्सेस क्या है, आप कैसे उन
एरियाज़ में पहुंच सकते हैं। अगर किसी ने किसी लेक पे जाना है तो लोकल वो कैसे वहाँ पर आ सकता है, तो हम उनको इंटरनेशनल टिकट्स के साथ डोमेस्टिक टिकट्स, उनके वीज़े, उनका फूड, उनकी ट्रांसपोर्ट पूरा इंक्लूड हमारे पैकेज में होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया में जितनी एडवर्टाइजमेंट की उसका बहुत अच्छा रिटर्न मिला। 2017, 2018 आफ्टर कोविड बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और स्टिल अभी 2025 तक। और रिसेंटली आपको पता है कुछ वाक़यात हुए थे, कुछ मसले मसाइल चल रहे थे पाकिस्तान के और इंडिया की वजह से, कुछ फ़्लाइट्स और कुछ ग्रुप्स मेरी कंपनी के नहीं बाकी और भी कंपनीज़ के कैंसिल हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन भी मैं स्कर्दू एयरपोर्ट पर था और काफ़ी चीज़ें थी जो मैंने डिस्कवर करनी थी, पर वो प्लान कुछ थोड़ा जो शॉर्ट करना पड़ा और ट्रिप के साथ वापस आना पड़ा। चले ज़रा ये तो पर somehow ये तो एक सबके छोटी साथ सी हुआ, हाँ। सिचुएशन थी, सबके साथ हुआ, बट जाहिर है कि आप लॉन्ग टर्म एक चीज़ को लेकर चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को, अच्छा आपने अब वक्त के साथ साथ इंटरनेशनल टूरिस्ट आप बढ़ते हुए देख रहे हैं या थोड़ी कमी बीच में आप देख लेते हैं, और या सीजन वाइज भी बिल्कुल। वेरी कर रहा होता है? बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली वो लोगों की डिमांड होती है ऑटम सीजन वहाँ पर नहीं है। दुबई में, सऊदीया में, मलेशिया में, बैंकॉक में, सिंगापुर में और थाईलैंड में। थाईलैंड, सिंगापुर और इंडोनेशिया और मलेशिया ये चारों एक जगह पर हैं। तो इन चारों में एक जैसा ही वेदर है। तो इनके पास तो वो मौसम, वो फल और वो झीलें और वो आबशारें नहीं है जो हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आते हैं इन मौसम्स के अंदर, बर्फ़ भी देख लेते हैं, फल भी देख लेते हैं और बदलते हुए जो पत्तों के रंग होते हैं वो भी देख लेते हैं। उनको ऑटम सीज़न बनिस्बत Attract करता हमारे है। समर सीज़न के अट्रैक्ट करता है। क्योंकि आई थिंक ये वो मुल्क हैं जहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती बहुत हैं, ज़्यादा। मॉडरेट वेदर होता है, इसलिए भी शायद इनको होता है कि हम एक नया सीज़न देखें। तो दैट स्नोफॉल थिंग, या फिर स्पेसिफिकली ऑटम, और वैसे भी जब ऑटम की बात करते हैं और हम गिलगित और स्कर्दू की बात करें, वहाँ के जो पत्तों के रंग होते हैं, यानी सो मेनी शेड्स ऑफ गोल्डन कलर एक्चुअली, तो वो बहुत अच्छा लगता है, दिल को बड़ा भा रहा होता है। हम आई थिंक मेरा भी फेवरेट ऑटम सीज़न है, बट बहुत से लोगों का होता है। कुछ लोग तो इसको रिलेट करते हैं कि यू फील डाउन इन ऑटम सीजन, बट हम तो जाके अप ही फील करते हैं वहाँ पर। अच्छा, सिर्फ मलेशिया फोकस्ड ही काम करते हैं आप? सिर्फ मलेशियन टूरिस्ट को ही लेकर आते हैं? ज़्यादातर हमारे 85% मलेशियंस हैं, सिंगापुरियंस हैं, इंडोनेशियंस हैं, क्योंकि बेसिकली मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया इकट्ठा ही है में वो सब। सेम लैंग्वेज भी सेम है। तो बिल्कुल। हमें ये बेनिफिट है जब हम एक वीडियो वायरल करते हैं उनकी कंट्री में, और जब वहाँ से वो लोग कांटेक्ट करते हैं, वो अपने लैंग्वेज में मुझे मैसेजेस करते हैं, तो मेरी टीम, हमारी जो ट्रैवल विद शेरी की टीम है, वो उनको रिप्लाई करती है। फिर मैं उनको गाइड करता हूँ पूरा पाकिस्तान के बारे में। और स्पेशली जो सोलो गर्ल्स हैं जो मेरे साथ अभी तक जा चुकी हैं, उनके 110% रिव्यूज़ है अबाउट पाकिस्तान के। हमारा फूड उनको बहुत पसंद है। एज ए मुस्लिम कंट्री वो भी उन्हें बहुत एक फ़र्स्ट प्रायोरिटी है कि ये हमारी मुस्लिम कंट्री है और खानों का इशू नहीं होता। और स्पेशली जब वो हमारे साथ घूमती हैं फ्रीली, और कोई डर, कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं। जबकि आप बाहर के मुल्क में भी देखें, आजकल बहुत स्नैचिंग की वारदात हो रही हैं। अब हमारे नॉर्दर्न हिली एरियाज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 11 ईयर्स में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। तो वो लोग सेफ़ फील करती हैं। तो अबव 50 ईयर्स सीनियर सिटीजन मलेशियंस भी मेरे साथ आ रहे हैं, उनका भी अच्छा रिव्यू है। और सिंगापुर से टीम्स आ रही हैं। लास्ट ईयर मैंने सिंगापुर को काफ़ी डील किया। फिर उसके अलावा बाकी कंट्रीज से जहाँ से हमें वो वीडियोस के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, तो मैं वेलकम करता हूँ। हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। पर हमारे गेस्ट होते हैं तो हम लोग ये नहीं देखते ये किस मुल्क से आ रहे हैं या कहाँ से। और साथ लोकल टूरिस्ट भी होते हैं? जी, मैं लोकल टूरिज़्म कराची से, हैदराबाद से, सिंध से, सक्कर से, लड़काना से, मीरपुर खास से, यहाँ से मैं इस्लामाबाद टू नॉर्दर्न एरियाज़ वो भी करवा रहा हूँ। बाय एयर भी है और बाय रोड भी है। अच्छा चलिए, ये तो आपका बिजनेस भी है ऑब्वियसली आप, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारे लोग हैं, वो अपने मुल्क के अंदर ही अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं, वो अर्न भी कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम बहुत अच्छा कॉज भी साथ जुड़ा है कि आपने पाकिस्तान को प्रमोट करना है, पाकिस्तान का मुस्बत इमेज जो है वो पूरी दुनिया के सामने लाना है। अब ऐसे में शरियार जब आते हैं फॉरेन टूरिस्ट, तो उनका क्या रिस्पांस होता है, क्या रिएक्शन होता है? स्पेशली जिन झीलों की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी झीलें तो हमने भी अभी तक नहीं देखी होंगी, बट जब उनको भी मौका मिल रहा होता है, तो उनका क्या पाकिस्तान की खूबसूरती को लेकर, यहाँ के टूरिज़्म को लेकर किस किस्म का रिस्पांस होता है? अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे पास आते हैं मलेशिया से, सिंगापुर से, थाईलैंड से, जहाँ से भी आ रहे हैं, और सब बहुत खुश होते हैं। एक तो वेदर उनको यहाँ का बहुत, और सबसे नंबर 1 पे हमारी हॉस्पिटैलिटी। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के जो भी लोग हैं, वहाँ की जो फैमिलीज़ हैं, जो उनका वेलकम है, जितने भी हमारे वहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स वाले हैं, वहाँ पर जीप्स वाले हैं, वहाँ पर जितनी भी हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कम्युनिटी है, वो बहुत वेलकमिंग है। स्पेशली हमारे गिलगित बल्तिस्तान के
स्कर्दू के, सवात के, मैं जहाँ जहाँ भी टूरिज़म लेकर गया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ से 110% रिव्यूज़ मिले हैं। स्पेशली मलेशियंस जो सिंगल गर्ल्स हमारे पास आ रही हैं, सोलो आ रही हैं, और अबव 12,000 फीट जब आप जाते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, एक जंगल के अंदर आप और आपके साथ जो आपका ट्रिप होता है वो होता है, तो उस जगह पे आप वो सेफ़ फील कर रहे हो, और वो वही रिव्यूज़ जाके बैक अपने कंट्री के अंदर हमें 110% रिव्यूज़ देते हैं, उनकी बदौलत हमें और पाकिस्तान को प्रमोट करने का मौका मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग बहुत खुश होते हैं हमारे खानों से, हमारे कल्चर से, हमारी जितनी भी टूरिज़म है इस वक्त नॉर्थ में, आपको पता ही है अंदाज़ा, गिलगित बल्तिस्तान में हमारे बहुत अच्छे स्पॉट्स हैं, और जो अब हमारी विंटर में एक्टिविटीज़ वहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ टूरिज्म ने भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया है। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको और सपोर्ट किया है और हमने उनको प्रमोट किया है इन कंट्रीज़ के अंदर, और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। स्पेशली विंटर के अंदर पहले सहूलियात नहीं थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह विंटर के अंदर एक्टिविटीज़ भी शुरू हो गई हैं, वहाँ पे सहूलियात भी हैं, वहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी है। स्टिल बाय रोड पहुंचना विंटर में थोड़ा सा टफ है, बिकॉज बाबू से टॉप बंद जब हो जाता है फिर चलास से जाना पड़ता है, लेकिन चलास इज लिटिल टफर। यस, बट हमने जो फॉरेनर्स के लिए रखा हुआ है ना, वो हमने बायर ही रखा हुआ है, डोमेस्टिक बायर है, ठीक है। तो उसमें इजी है, विद इन 45 मिनट्स की फ्लाइट होती है इस्लामाबाद टू स्कर्दू, वहाँ पे लैंड कर जाते हैं। दैट्स इज सब्जेक्ट टू वेदर एज वेल। यस यस यस, ये एक थोड़ा सा इशू होता है, बट ज़रा मौसम है उससे आप लड़ तो नहीं सकते। अच्छा, वैसे में जो झीलों का जिक्र हम कर रहे थे इससे पहले भी, और सबीन ने भी उसका हवाला दिया, 14,000 फीट बुलंद जो झीलें हैं, एक तो आपने नाम कुछ लिए भी थे, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बताएं कौन कौन सी झीलें जो कि आप बताना चाहते हैं लोगों को, इवन पाकिस्तानी कम्युनिटी की। अच्छा, ये वो जगह जहाँ पे हम भी नहीं गए, बिकॉज अभी भी हम देखते हैं ना कि हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पे पहुँचना आसान होता है, या जहाँ पर हमें खुद चलना नहीं पड़ता, उन झीलों पे तो हम पहुँच जाते हैं अगर गाड़ी चली जाए। हाँ, मतलब हम चले ना, तो ज़रा उसमें हम देखते हैं कि अगर हम नारायण की साइड चले जाएँ तो फिर ज़रा हम सबको पता है झील सैफर में लोग, और उसके बाद हम आगे चले जाएँ तो फिर लुलू सर, बहुत सी और झीलें भी हैं, दूधीपत सर में तो फिर आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ता है। इस तरह से अगर आप बाकी जगहों पर चले जाएँ, स्कर्दू में चले जाएँ तो फिर कचूरा लेक, उसमें भी आप पहुँच पाते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। देख लें हम भाई ने सब नहीं, ये तो वो जगह जहाँ पे आई मीन नॉर्मली हर कोई चला जाता है। ये वाली झीलें नॉर्मल वाली है ना, देखिए यहाँ तो गाड़ी पहुँचती है, यहाँ तो अब जाना क्या है, यहाँ तो कहीं अब जा रहे होते हैं, रास्ते में आ जाती है, आप गुजरते हैं उसके साथ। मुझे शर्मिंदा, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, मुझे लिटरली शर्मिंदगी हो रही है। मतलब लुलू सर तो ऐसे ना कि बाबू से टॉप भी आपने जाना तो आप उसके साथ से गुजर के ही जाएंगे। बाबू सर टॉप, अच्छा ओके ठीक है, ठीक है। गिलगित पे बाय रोड जाएंगे, ठीक है। हाँ मतलब आई मीन ये तो नॉर्मल है ना, ये तो अच्छा हम तो कह रहे ठीक है, मैं तो कह रही हूँ ठीक है, वो भी कह रहे हैं ठीक है। ठीक, वो आप कह रहे हैं ठीक है, अब आप ठीक जा रही हैं। हालांकि देखिए आपने इतना ट्रैवल तो किया हुआ है अपनी जवानी के टाइम पे, अब आप नहीं करती, मैं एक और बात है। हाँ मतलब मैं नौजवानी की बात कर रहा था। नहीं, वो वाली बात है, दिल जवान होना चाहिए, और ये एग्जैक्टली क्योंकि मेरा भी यही तजर्बा रहा है, मैं यंगस्टर्स को भी लेकर जाता हूँ, और अगर आपने देखनी है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अल्लाह वाली लेक है, अगर आपने कभी उसके बारे में सुना हो। अल्लाह वाली लेक कहाँ पे है? अल्लाह वाली लेक, अल्लाह वाली लेक अस्तौर वैली है, बहुत खूबसूरत हमारी वैली है, जहाँ से आपको मिनीमर डुमेल के लिए रास्ता निकलता है, वहाँ से आपका देवसाई के लिए भी निकलता है, वहाँ से आपको रुपाल फेस, नांगा पर्वत का फ्रंट फेस, बेसिकली जो हम लोग देखते हैं नांगा पर्वत फेरी मेडोज से, या नीचे KKH कराक्रम हाईवे से हम लोग देखते हैं नांगा पर्वत व्यू पॉइंट से, वो एक डिफरेंट साइड है, वो उसका डिफरेंट वे है। जो फ्रंट वे है वो आपको अस्तौर वाली साइड से नजर आएगा। अल्लाह वाली लेक अगर आप देखेंगे तो आपको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की कुदरत नज़र आएगी, बहुत ही खूबसूरत लेक है। इसमें ट्रैकिंग इतनी, इसमें तकरीबन 25 to 30 मिनट्स की जस्ट ट्रैक है, और बहुत खूबसूरत लेक है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम अस्तौर में गया, और अस्तौर इन होटल से मैं वहाँ के लोकल मकामी हमारे अली भाई हैं, वो एक्सप्लोरर हैं वहाँ के अस्तौर के, उनके साथ मैं ऊपर गया, जब उसको मैंने डिस्कवर किया, अल्लाह वाली लेक को देखा, तो अनबिलीवेबल था मेरे लिए, क्योंकि मैं काफ़ी लेक्स देख चुका था, पाकिस्तान की भी और आउट ऑफ पाकिस्तान भी, तो लेकिन जो अल्लाह वाली लेक की खूबसूरती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज तक वैसी लेक। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि पाकिस्तान में जितनी झीलें अब तक आपने विजिट की हैं उसमें आप टॉप पे किस को रखते हैं? दैट इज़ अल्लाह वाली झील। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वाली झील बहुत खूबसूरत है, बट पाकिस्तान में ऐसी अल्लाह ताला ने खूबसूरती बनाई है, आप किसी एक चीज़ को भी नहीं आप टॉप पर रख सकते हैं। नहीं, कोई एक झील तो अपने होती है ना। आप मुझसे अगर पूछें, मैं इतने स्पॉट्स पे गया हूँ कि कौन सा मेरा फेवरेट स्पॉट है, मैं आज भी कहता हूँ गरम चश्मा या चित्राल, तो इसलिए एक स्पॉट तो होता है जो कि आपको वहाँ पे
बहुत ज्यादा अच्छा लगा होता आप उधर गए, आप जब दोबारा किसी और जगह पे जाएंगे हो सकता है आपका नहीं, इरादा मैं चेंज हो इसलिए जाए। अब तक जितना आप हाँ घूमे बिल्कुल, लेकिन अब तक जो मैंने किया मुझे उसमें अल्लाह वाली लेक Okay. और रेनबो लेक? रेनबो लेक जो नलतर वाली नहीं उसके अलावा जो हमारी मिनीमर्क में मिनीमर्क वाली, वो वाली है, उसी की बात उसमें कर आगे आप जाएंगे तो साथ ही क्रिस्टल लेक है, वो भी Yes. बहुत खूबसूरत लेक है। क्रिस्टल लेक बिल्कुल साफ शीशे की तरह बिल्कुल आपको ऐसा। नजर आएगी। और उसके अलावा आपने लेक्स देखनी है तो उसके लिए कभी उस लेक पानी बहुत ठंडा बहुत ठंडा होता है, पर यही तो चैलेंज होता है, बहुत से चैलेंज करते हैं ना ये वाला। हम लोग ने किया भी है कई Okay. दफ़ा हमारे अभी साथ तो आप foreigners कह हैं। रहे थे एज इज जस्ट अ नंबर एग्जैक्टली। लेकिन साथ में सेफ्टी भी देखनी पड़ती है, साथ में आपको गैस का सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है, फिर आपको हैक उन्हें थोड़ी करके फेंकने पानी में आपने नहीं जो करना चाहते हैं उन्हें वो कुछ हो करते भी गया हैं। तो वो जो जिनको लाए हुए हैं टूरिस्ट को तो हाँ, उनको कौन बहुत गाइड difficult करेगा? होता है। वो फिर एज जब- टूरिस्ट गाइड को मतलब कहीं खुद डूब गया। अकेले ना जाए ना, टीम को लेके जाए, एक आधा बंदा हल्का फुल्का थोड़ा फ्रीज हो भी जाए 5 अच्छा मिनट मतलब के लिए, खुद 5 मिनट के लिए। एहतियात करें, एहतियात जी, करें। एहतियात बहुत जरूरी अल्लाह होती है सलामत इन रखे। एरियाज हाँ, में। पानी ठंडा है तो ज़रा बुखार भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली तबीयत का भी हाँ, ख्याल कुछ बिल्कुल नहीं ऐसे। होता, आइस बाथ्स लोग लेते हैं, कोई बिल्कुल मसला आइस नहीं। बात वाले भी बहुत शौकीन आते हैं फॉरेनर्स हमारे पास यूरोप कंट्री Yes. से। और उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह करदू में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर काफ़ी जगहों पे उन्होंने इस तरह की पार्ट्स किए हैं। और आप बेस कैंप में जाएं वहाँ पे भी काफ़ी लोग हैं इस तरह के बट होते हैं। ये सब कुछ जो होता है ये बड़ा सेफ्टी के साथ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने लेक के बिल्कुल सेंटर में छाल मार देनी है, बिल्कुल शुरू में वो भी एहतियात के साथ। अच्छा, बहुत सारे वाकयात हम ऐसे देखते इसलिए भी please हैं। ऐसा तो कुछ काम देखिए ना करें। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की जब हम बात करते हैं ना तो उसमें अपनी सेफ्टी भी आती बिल्कुल, है। first। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने Absolutely। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना है। एट द सेम टाइम अपना ख्याल ज्यादा रखना है, अपना ख्याल ज्यादा क्योंकि अगर रखना आप है। ऐसी किसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे आप एहतियात नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो जाता गला है खराब हो जाता है। और चलिए, वैसा बहुत भी हो शुक्रिया, जाता बहुत है। शुक्रिया। इससे Thank पहले you। तोपों के रुख हो जाए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, बहुत आगे जाए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। जब भी हम घर में यानी फैमिली खाना खाने बैठती है तो हम देखते हैं कि साथ रखा जाता है एक अदद डब्बा। उस डब्बे में होती हैं बहुत सारी मेडिसिन। स्पेशली अपने पेरेंट्स की मैं बात करूं या जितने भी हमारे घर में बुजुर्ग होते हैं या अदरवाइज भी, आई मीन इट्स नॉट जस्ट कि अच्छा किसी की एज हो गई है तो वही मेडिकेशन पे चला गया है। जनरली भी हम देख रहे होते हैं कि मोर और लेस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा रुझान आ चुका है और हम इस्तेमाल करते हैं। ये खाने से पहले की दवाई है और ये खाने के साथ है और ये खाने के इतनी देर बाद की दवाई है। हमने बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को ना मेडिसिन का आदी बना अच्छा, दिया है पहले जो somehow। था ऐसे होता था कि टोटके जो घर के थे या आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू आप बहुत सारी चीजें सेट कर ये अच्छे लाइफस्टाइल से ऑलरेडी सेट रहती थी। सेट रहती थी। बट अब जो है वो सिचुएशन बड़ी बदल गई। अब हम इतने डिपेंडेंट हो गए कि जरा सा टांगों में दर्द हुआ, हमने उठा के मेडिसिन खा ली कि जी शॉर्टकट्स की तरफ हम जा रहे हैं। बल्कि हम एक मेहनत गोली नहीं नाम करना ले वगैरह, चाहते आपको भी थे। पता है किसकी मैं बात करूं, वो तो हम बंटियों की तरह खाते अच्छा, मैंने हैं। लोगों को तो प्रॉपर से एडिक्शन होते हुए देखा है। उसके अलावा उनको बेचैनी होना शुरू हो जाती है बॉडी में कि अच्छा जी मेरी बॉडी में पेन नहीं हो रहा लेकिन वो रेस्टलेसनेस सी हो रही है। उसके बाद उस पे भी वो दवाइयाँ, वो वाली दवाई जो आप कह मैसेंजर रहे आप हो। कह रहे हैं कि वो कहती है मेरी बॉडी में सेंसेशंस होती हैं इसलिए मैं वो दवाई खाती हूँ। आगे बढ़ते हैं। और देखा जाए तो बहुत ज़रूरी एक जो चीज़ होती है वो ये कि किस तरीके से हम एक होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच की Yes. तरफ जा सकते हैं। कितना ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट बेहतर करें, कितना ज़रूरी है कि आप अपनी नींद बेहतर करें, कितना ज़रूरी है कि आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को बेहतर करें, कितना ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को बेहतर करें, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील करें। बिकॉज़ ये कहते हैं ना माइंड बॉडी कनेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज ज़रा इसी पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच की तरफ जा सकते हैं, किस तरीके से हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और जो लोग डाइटिंग की तरफ, क्योंकि हमने हमेशा जो सेहत है ना उसको वेट के साथ जोड़ा होता है। हम कहते हैं अच्छा जी कोई बहुत मोटा है तो हम कहते हैं या तो हम ये कहते हैं कि अच्छा ये तो सेहतमंद है, या हम ये बात कर रहे होते हैं कि अच्छा इसकी तो मतलब इसकी सेहत जो है वो अच्छी नहीं है। बिल्कुल। मतलब हमने स्टैंडर्ड जो है ना वेट के साथ रखे हुए होते हैं। दुबला पतला होता है तो हम कहते हैं अच्छा जी ये तो बड़ा कमज़ोर है, या दुबला पतला हम कहते हैं अच्छा जी ये तो बड़ा स्मार्ट है। सो हमने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लिंक किया हुआ होता है। लेकिन कितना ज़रूरी है कि हम फिटनेस पे बात करें, क्योंकि कोई बहुत पतला है तो हो सकता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि अगर किसी की हेल्थ जो है आपकी वो सिर्फ वेट पे डिपेंडेंट नहीं होती बल्कि आपकी ओवरऑल
फिटनेस पे बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, बहुत डिपेंडेंट होती है। तो आज इस मौजूद पे बात करेंगे। मैं जिस शख्स ने ज्वाइन किया है उनका वसी तजुर्बा है, शी इज़ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, वेलनेस कोच भी हैं, योगा भी करती हैं, ट्रेनर है उसकी, फूड एंड न्यूट्रिशन में इनका मास्टर्स और एमफिल है कम्युनिटी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में। माशाल्लाह इसके अलावा भी बहुत कुछ किया हुआ है और बहुत कुछ कर रही हैं। सो जो आपने सभी ने एक टर्म यूज़ की ना, होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच, आज हम इस मौजू को एक्सप्लोर भी करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सदफ साजिद, उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ग्रेट। आपके दिन का आगाज़ कैसा होता है? जब हम कहते हैं हेल्दी स्टार्ट ऑफ द डे, तो वो क्या होता है? कौन कौन से मशरूब आप पीती हैं खाली पेट जो लोग पी रहे होते हैं? बेसिकली लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक ड्रिंक्स, या पानी के अंदर लेमन डाल के, या एप्पल साइडर विनेगर, या सो व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ आप ड्रिंक्स लेंगे तो शायद आपका वेट कम होगा। और मोस्टली लोगों का कंसर्न भी ये होता है वेट से रिलेटेड। तो मैं सिर्फ एक बात करती हूँ कि जो है क्विक फिक्सेस कभी भी नहीं होता हेल्थ के साथ। वंस योर हेल्थ इज़ गॉन, कोई एक प्रॉब्लम भी अगर आपकी बॉडी में आ जाती है वो आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम को, उनके ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। और इसी तरह ही जो हॉलिस्टिक हमने हीलिंग अप्रोच की बात की, तो हेल्थ भी अकेले नहीं आती है। इट्स नॉट लाइक कि आप कहें कि मैंने अपना लिवर को रीसेट करना है तो लिवर ही रीसेट होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो लिवर जो है वो जहाँ जहाँ जिसके साथ उसका इंट्रैक्शन होगा वो ऑर्गन्स भी आपके रीसेट होना शुरू हो जाएंगे। सो इट्स अ लाइक एक आप होल बॉडी के ऊपर काम करते हैं। तो जैसे आपने बात की कि दिन का आगाज़ तो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर होता है कि यार आप सिंपल पानी पी लें, ठीक है, और कोशिश करें कि आप उठने के 1 घंटे के दरमियान में अपना नाश्ता ज़रूर करें, क्योंकि नाश्ते को हम सबसे ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं, इग्नोर करते हैं। एग्जैक्टली। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये होता है कि अच्छा, और डिफरेंट मिथ्स हैं। कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट ये हैं कि अगर हम नाश्ता नहीं करेंगे तो शायद हम कैलोरीज इन दैट वे कैलोरीज कम ले रहे हैं। आप उसमें कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करें, आप सुबह नाश्ता नहीं करते और अपने काम पे चले जाते हैं, आपको चाय, कॉफ़ी, बिस्किट क्रेविंग्स होना शुरू होगी। इसके साथ साथ आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेंगे और वो जो होगा वो सारे बैड टाइप ऑफ कैलोरीज होंगी, लाइक वो आप प्रोसेस्ड कार्ब्स की सूरत में आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। तो इन दैट वे आपकी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट अपने घर से करके जाते हैं, तो वो कैलोरी जो होगी वो आपको नरिश भी करेंगी, मेंटली भी आपको अलर्ट रखेंगी, कॉग्निशन में आपको या मेमोरी को तेज़ रखेंगी, और दूसरा ये है कि आप फिजिकली भी बड़े फिट रहेंगे। अच्छा, वैसे भी होता है कि जो लोग नाश्ता नहीं कर रहे होते, हमने उनको जब दिन का खाना खाते हुए देखा है तो वो 2 लोगों का खाना खा रहे होते हैं। ये बात बहुत सच है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी भूख इतनी बढ़ चुकी होती है, आप थोड़ा थोड़ा पोर्शंस में नहीं खा रहे होते। सो इससे भी जाहिर है वेट गेन भी होता है, एट द सेम टाइम आपका पूरा दिन भी तो डिस्टर्ब हो जाता है। इतना खाना खा के फिर हम कहते हैं नींद बड़ी आ रही है जी हमें। देखिए बेसिकली ना हर चीज़ का एक टाइम है। जैसे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि खाने को एज अ क्या कहते हैं कि सेलिब्रेशन ले लेते हैं। ये चीज़ है, कोई भी सेलिब्रेशन है, आपको खाने से आप उसको अटैच कर रहे होते हैं। तो खाने के टाइमिंग्स पे खाना होगा, काम के टाइमिंग्स पे काम होगा, तो ऑब्वियसली ये जो आपकी बात है वो चीज़ नहीं होगी। और दूसरा ये कि आपको मुख्तलिफ तरह के जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो आजकल सामने आ रहे हैं वो भी नहीं होंगे। एक क्वेश्चन है कि हमारे पास फ्लडेड ऑफ नॉलेज है, वी हैव सो मेनी, अगर आप सर्च करते हैं हाउ टू लूज़ वेट, आपके पास इतनी वीडियोस, इतना कंटेंट आ जाता है, बट स्टिल हमारा पाकिस्तान का अगर प्रेवलेंस रेट देख लें ओबेसिटी से रिलेटेड या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर आ जाता है, हार्ट डिसीज़ आ जाती हैं, डायबिटीज़ आ गई, हम उसमें नंबर 1 जाते जा रहे हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? रीज़न उसकी यही है कि हम लाइफस्टाइल पे फोकस नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक चीज़ को पकड़ लेते हैं। लाइक चिया सीड का आया तो चिया सीड को पकड़ लिया, फ्लैक्स सीड आया तो फ्लैक्स सीड को पकड़ लिया, ग्रीन टी वेट लूज़ करती है, पता नहीं ये कॉन्सेप्ट कहाँ से हमने ले लिए कि हम फिर उन्हीं चीज़ों को बार बार अपनी लाइफ में करना शुरू हो ग्रीन जाएंगे। टी से वेट लूज नहीं होता? वेट लूज़ होता है, लेकिन इन दैट वे वो हमारा नहीं होता। देखें, अब जैसे कहते हैं कि कॉफ़ी के ऊपर भी बड़ी साइंटिफिक रिसर्चेज हैं कि ब्लैक कॉफ़ी वेट लूज़ करती है, आपकी मेमोरी को बूस्ट करती है। वर्कआउट से पहले आप कॉफ़ी लेते हैं तो आप वेट रिडक्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि हमारा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो वेदर कंडीशंस हैं, उसके साथ हमें ये सूट नहीं करती। हाँ, ये हो सकता है कि वेस्ट में अगर आप देखें तो उनको कॉफ़ी सूट करती है। सो हमारा जो हम क्या कहते हैं कि हमारे इलाके के हिसाब से, हमारे वेदर के हिसाब से जो फूड्स डिज़ाइन हुए होते हैं वही डाइट हमें सूट कर और रही हमारे होती है। लाइफस्टाइल के हिसाब से भी
अब ये Exactly. तो नहीं है कि आपने सुबह एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ कर लिया, आपने लेमन एंड हॉट वाटर भी इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आपने निहारी भी, पाए भी, चने भी, कुलचे भी, सब exactly. कुछ खाया वो तो तो प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना अपने मैदे को। तो वो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो हम होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच, इस पर आप फोकस भी माशाल्लाह करती हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर करें कि जनरली हम होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच की तरफ कैसे जा सकते हैं? देखिए बेसिकली चलें हम एक नॉर्मल बात करते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल बंदे के लिए अगर वो वेट लॉस जर्नी के ऊपर है या फिर उसने अपनी हेल्थ को बेहतर करना Health, है, हाँ। ठीक है। सो उसमें अभी हम कोई डिजीज़ को ऐड नहीं कर रहे हैं उसके अंदर कि कोई मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी नहीं दे रहे। तो अगर आप नॉर्मल बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि डाइट इट्स नॉट इटसेल्फ कोई रोल प्ले नहीं करती है Okay. कि आपने बड़ी अच्छी ऑर्गेनिक डाइट दे रहे हैं किसी बंदे को, लेकिन अगर उसके टाइमिंग्स ठीक नहीं है, उसकी डाइटरी पैटर्न्स हैं वो ठीक नहीं है, फूड की रोटेशन ठीक नहीं है और फूड के कॉम्बिनेशंस ठीक नहीं हैं और साथ उसके स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हैं, रात को वो 2 बजे या 12 बजे सो रहा है और सुबह जो है वो 12 बजे उठ रहा है और नाश्ता उसका 2 बजे हो रहा है, सो इन दैट वे ये चीज़ें आपके ऊपर काम नहीं करेंगी। सो हम होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच का मतलब ही ये होता है कि हम फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली तमाम कंटेंट्स को साथ लेकर चलते हैं। यू नो कि जब हमारी फिज़िकली हम फिट होते हैं तो हम इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। मतलब मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जो सिर्फ डाइट को ठीक करने से उनके गुस्से के ऊपर उनको फ़र्क पड़ना शुरू हो गया कि अब हमें गुस्सा नहीं आता, अच्छा, अब हम बड़ा पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ। सेकेंडली फिर ऐसे भी लोग हैं जो फिर कहते हैं कि जब हमने डाइट अपनी ठीक की, फिज़िकली हमारी बॉडी फिट होना शुरू हुई, तो हमने अपने अंदर को सुनना शुरू किया हमारी बॉडी क्या कह रही है, क्योंकि हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट की। तो वो कहते हैं कि स्पिरिचुअली भी उनकी एलिवेशन या वो एक जो इंटरनली हमारा एक मकसद है हमारी बॉडी का, वो भी वो होना शुरू हुआ। सो होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच ये जो वेस्ट से एक टर्म यूज़ करते हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी उसको यूज़ कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी, और उसके अंदर यही है कि आपकी उन पैरामीटर्स को लेके हम इंडिविजुअल बॉडी के ऊपर जब काम करते हैं तो वो उसके ऊपर फिर पॉजिटिव रिजल्ट तभी मिलते हैं। दैट मींस होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच इज कस्टमाइज्ड एज वेल, ये उस पे पर्सन स्पेसिफिक होती है, क्योंकि जिसमें आपने खुद कहा कि अभी हम अगर जनरल बात करें हम उसमें कोई ऐड नहीं करें बीमारी, बट ज़रा आप उसकी कंडीशन समझते हैं पहले पूरे एक चार्ट पे कि अच्छा ये कंडीशन है और ये गोल है, फिर आप उसको डिज़ाइन करके देते हैं। बिल्कुल डाइटिशियन करता है या न्यूट्रिशनिस्ट करता है? बेसिकली हमें यहाँ पर डिफरेंस को समझना है कि डाइटिशियन का रोल क्या है और न्यूट्रिशनिस्ट का रोल क्या है। जब आप किसी हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट करते हैं तो सबसे पहले आप ज़रूर देखें कि उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट है वो डिग्री आप 6 मंथ्स के बाद भी आप ले सकते हैं और वो आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर भी काम करते हैं, वो आपके फूड को आपके डाइट से रिलेट करके आपके जो है वेट लॉस जर्नीज़ या उनके ऊपर होता है। तो जैसे जो हमें मुख्तलिफ ट्रेनर्स भी मिलते हैं मुख्तलिफ जिम में, वो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। लेकिन अगर आप डाइटिशियन की बात करते हैं तो ये अपने एक प्रॉपर बैकग्राउंड के साथ आते हैं जिसमें उनकी एक प्रॉपर स्टडी है जिसमें फूड एंड न्यूट्रिशन है और उसके अंदर डाइट से रिलेटेड, और वो फिर आप उसको होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। और उसमें ये होता है कि आप फिर मुख्तलिफ बीमारियों को भी ट्रीट करते हैं, जैसे कि उसको हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी कहते हैं। मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के साथ आपके पास लोग आते हैं, जैसे लिवर डिसऑर्डर्स के साथ आ गए, किडनी फेलियर के साथ, डायलिसिस के ऊपर होते हैं, उनकी डाइट को मेंटेन किया जाता है। फिर इसी तरह ही जो है डायबिटीज़ है, शुगर के पेशेंट होते हैं, उनकी डाइट को देखा जाता है। पीसीओएस हार्मोनल रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी देखा जाता है। तो बेसिकली ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये सारी डाइट के साथ उनको ट्रीट करना, और समहाउ अगर हम होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच लेते हैं तो हम इन बीमारियों को रिवर्स भी कर लेते हैं टू सम एक्सटेंट, यस, कुछ केसेस में। एंड देयर इज नो मेडिसिन इन्वॉल्व्ड? नहीं, इनिशियली तो मेडिसिन चल रही है ना, जैसे पीसीओएस के पेशेंट आपके पास लोग आ रहे हैं, इनिशियली वो दवाई के साथ आ रहे हैं, शुगर के लोग आ रहे हैं वो दवाई के साथ आ रहे हैं, लेकिन जब हमने उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की और मुख्तलिफ उनके पैरामीटर्स पे काम किया तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उनकी दवाई छूट जाती है। पहले कट डाउन होगी, उसकी क्वांटिटी कम होगी और उसके बाद फिर वो हो जाएगी, छूट जाएगी। डायग्नोसिस हम नहीं करते, ठीक है। वो आपके साथ एक डॉक्टर अलाइन होता है जो उनकी मेडिकेशन का ख्याल रखता है और उनके साथ मिलकर ये काम होता है। अच्छा, अब जो ज़रा हम पीसीओएस के बारे में भी बात ज़रूर कर लेते हैं, बिकॉज इतनी हमारी अनफॉर्चुनेटली इतना कॉमन हो गया है ये, लेकिन हमने बहुत सारी लड़कियों को, हमारी बच्चियाँ आजकल क्योंकि इसका शिकार हैं, सो उनको अगर देखा जाए तो वाकई उन्होंने अपनी जब
डाइटली चेंजेस वो लेकर आई अपनी जो आप बता रही हैं कि होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच की तरफ वो गई, उन्होंने अपनी रूटीन बेहतर की, अपनी नींद बेहतर की, तो हमने देखा कि उनके सारे मसले हल हो गए हैं, उनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो इनिशियली मेडिसिन दे ही नहीं रहे होते, वो यही कह रहे होते हैं कि आप ये चेंजेस लेके आएँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ जाएं एंड देन आप ठीक रहेंगे। और वाकई जब उनका वेट कंट्रोल होता है और ओवरऑल मेंटली फिजिकली वो अच्छा फील कर रही होती हैं तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस भी ख़त्म हो जाता है। देखिए बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो आपके लाइफस्टाइल के जो रूटीन डिस्टर्ब होती है उससे आता है। ओके हम नेचर के ख़िलाफ़ जब भी जाएंगे हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करेगी और वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। इट्स नॉट अबाउट वो हार्मोनल डिसरप्शन ही लेकर आएंगे जिसमें पीसीओएस आ जाता है, उसमें और तरह के प्रॉब्लम्स भी आएंगे। आप जब भी अपनी बॉडी को छोड़ देते हैं और आप उसका बिल्कुल जो है ख्याल रखना छोड़ देंगे तो क्या होगा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी सबसे पहले इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने से फिर जो बॉडी का आपका ऑर्गन वीक है या जिस पार्ट पे प्रॉब्लम है वो वहीं पे बीमारी बनना शुरू हो जाएगी, तो वो किसी भी फॉर्म में आपके सामने आ सकती है। तो वही बात है बेसिकली कि अगर हम अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे, एक सेल्फ लव की बात हम करते हैं, सेल्फ लव को हम कंफ्यूज कर देते हैं सेल्फलेसनेस। हाँ, हम कहते हैं नहीं जी सेल्फ लव इज़ लाइक दैट कि हम अपना ख्याल रखेंगे या पार्लर चले जाएंगे। इट्स नॉट लाइक सेल्फ लव इज़ लाइक कि यू हैव टू ईट लाइक अपने लिए खाना बनाएं, आप एक फ्रेश और जो होममेड फूड है वो अपने लिए टाइम निकाल कर प्रॉपर तरीके से खाना खाएं। अपनी हेल्थ का ख्याल इस तरह से रखें कि अपनी नींद का ख्याल ज़रूर रखें। जो हमारी ख़वातीन मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं इन चीज़ों को, और मेरा मोस्टली जो टारगेटेड वो होता है वो फीमेल के ऊपर होता है, क्योंकि फ़ीमेल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है इसी वजह से कि उन्होंने हमेशा अपने आप को पीछे रखा होता है। नाश्ता करते करते उनको 12 बज जाते हैं, फिर भी जिस तरह भी हुआ जो भी सामने आया उन्होंने वो खा लिया। तो बेसिकली उनको फिर मैं यही बताती हूँ कि इफ़ यू आर लाइक अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जर्नी पे हैं तो सबसे पहले सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने लिए टाइम निकालें। ठीक है, आपको लगता है कि आप अपने बच्चे या अपने हस्बैंड या अपने घर वालों की केयर करनी है, आप उससे आधा घंटा पहले उठ जाएं, आप अपने लिए टाइम निकालें, वो टाइम सिर्फ आपका होगा। तो आपकी जो इनर ब्यूटी है जब उसका आप ख्याल रखना शुरू हो जाएंगे तो बाहर से वो ब्यूटी आपकी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। इट्स ऑल अबाउट आपको बाहर से किसी भी चीज़ की या किसी भी कोई भी सोर्सेज है उनको यूज़ करने की उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सही बात है। और यू फील फ्रेश, दैट इज़ लाइक वो आपकी बॉडी में आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसी कौन सी बुनियादी गलतियां जो कि पाकिस्तानी ख़वातीन कर रही हैं, बिकॉज आपका फोकस भी उन पे है, हम ज़्यादा इश्यूज भी देख रहे हैं, अपने आप को निगलेक्ट भी कर रही होती हैं, हालांकि बॉडी आपके कुछ साइंस एंड सिम्टम्स दे रही होती है जिसको आप इग्नोर करते चले जाते हैं। सो बुनियादी तौर पे गलती क्या है? क्या वो स्लीप पैटर्न्स की है, क्या वो सुबह नाश्ता ना करने की है, और क्या एक बेसिक 2-3 गलतियाँ जो कि ख़वातीन कर रही हैं इन पाकिस्तान? बेसिकली तो हम सबसे पहले अपना ख्याल ही नहीं रख रहे। सबसे पहली चीज़, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा ख़त्म हो चुका होता है, हमने अपने बारे में कभी सोचने की कोशिश ही नहीं की होती कि हम खुद हैं क्या, हमारी इनर एबिलिटीज़ क्या हैं। मेरे पास बहुत सारी क्लाइंट आती हैं तो जब उनसे एक क्विक क्वेश्चन किया जाता है कि आपको क्या किस चीज़ का शौक़ है, ब्लैंक, आपको समझ ही नहीं आती, क्योंकि आपने अपने आप को एक्सप्लोर करना या अपने अंदर जो वो बंदा है उसको सोचना या उसको समझना ही छोड़ दिया, अपनी ज़ात को आपने बुनियादी तौर पे ख़त्म कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। एंड उनका आंसर ये होता है हम तो ये कर रहे हैं, हम उसके लिए ये कर रहे हैं, हम फलाने के लिए ये कर रहे हैं। यार दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट इन एक्चुअल अगर एक माँ, एक बीवी, एक बेटी मेरे ख्याल में खुद अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वो एक फैमिली नहीं चला सकती है। एंड बीइंग अ फीमेल अगर मैं बात करूं कि वो जैसे हम क्लॉक देखते हैं ना, उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, शी इज़ लाइक दैट। वो एक सेंटर ऑफ द फैमिली है। इफ़ शी इज़ लाइक मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग, वो एक स्ट्रॉन्ग बच्चे या स्ट्रॉन्ग नस्ल को परवान चढ़ाती है। तो बेसिकली जो एक माँ थकी हुई होगी वो अपने बच्चे को कभी नरिशमेंट नहीं दे सकेगी, वो अपने बच्चे की बात को कभी सही तरह से समझ ही नहीं सकेगी। तो बेसिकली इसीलिए कहती हूँ कि अगर आप अपने फैमिली से प्यार करते हैं ना, तो सबसे पहले माँ को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की बहुत ज़रूरत है। दैट्स वेरी ट्रू। और ये हमने आसपास देखा भी है, जब खातून की तबीयत ख़राब होती है तो पूरा घर ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, पूरा सिस्टम। ये इस वजह से भी है कि
इतने ज्यादा डिपेंडेंट होते I हैं was about to सारे say कि एक हम देखें खातून ना, के ऊपर कि आपने खुद जिक्र कर दिया ना, माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है, बेटी भी है, हम रिश्तों पे तो जा रहे हैं, सबसे पहले एक लेकिन वो औरत खुद है, उसकी ज़ात ज़ात है, है। उसकी हम अपनी उस पे तो existence बात है। ही नहीं कर रहे होते। हम जब किसी भी खातून के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम उसका नाम बड़ा कम ले रहे हैं। हम कहते हैं जी या उससे जब मुखातिब हो रहे होते तो फलाने की बीवी, फलाने की बेटी, Exactly. फलाने की आपकी बहन, अम्मी, आपकी आपकी बहन। अम्मी, तो वो अपनी जो आइडेंटिटी है ना, जब वही नहीं रहती, उसी की रियलाइजेशन नहीं होती, तो जाहिर सी बात है अपना आप निगलेक्ट हो जाता है। और बर्डन शेयर करना बहुत ज़रूरी है हमारी ख़वातीन से। ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना बर्तन जिसमें खाना खाया वो जाकर खुद धो देंगे, पूरा दिन एक खातून थकी हुई है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सो मेरा ख्याल है ये जो ओवर बर्डन कर दिया जाए, बिकॉज जो आप फिजिकल हेल्थ की तो बात हो रही है, लेकिन मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। जैसे आपने बताया कि ख़वातीन को पता ही नहीं है कि उनका शौक क्या है, वाकई ब्लैंक हो जाती हैं। मुझसे अगर पूछे, इनफैक्ट आई डोंट नो, आप मुझसे पूछे मेरा शौक क्या है, मुझे नहीं पता मेरा शौक क्या है, क्योंकि हमारा काम के अलावा। ब्रॉट अप ऐसा हुआ होता है कि हमें ये सिखाया जाता है शुरू से कि यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आपको सबसे पहले फलां का ख्याल रखना है, उसके बाद शादी हो जाएगी तो फलां का ख्याल रखना है, इस घर का ख्याल रखना है, ये घर आपके बगैर नहीं चल सकता। हमें कभी सिखाया ही नहीं गया इन चीज़ों को कि भाई सबसे पहले आप हैं। और आप, इट्स नॉट लाइक कि ये कोई सेल्फिशनेस नहीं है। मोस्टली पीपल ये कहते हैं ना कि यार ये तो सेल्फिशनेस है। हम किसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, किसी रिश्ते को ख़राब नहीं कर रहे, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपकी सेल्फ अवेयरनेस है और आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं और आप जो है अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं किसी के साथ एक कॉन्फिडेंस में, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप है, आप ज़्यादा, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करती है और आप दूसरों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बेसिकली जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेस देखें, मोस्टली ऑटो इम्यून डिजीजेस जो हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा उनकी रेशो है। नो डाउट। इट्स बिकॉज ऑफ कि आपके स्ट्रेस ट्रॉमास बहुत हैं, आप इतने स्ट्रेसेस अपने अंदर लेकर आए हुए हैं कि आपके पास देयर इज़ नोबडी जिसके साथ आप शेयर करें। हमारे इसकी वजह भी यही है, जो हम ऑटोइम्यून डिजीजेस देख रहे होते हैं खवातीन को अक्सर तो पता ही नहीं होता। आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस आ रहा है, इसी तरह ही और डिफरेंट तरह के जब भी आ रहे हैं तो आप देखते हो कि जी खवातीन का, हाँ भाई बूढ़े हो गए इस तरह ही होना है। आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी तो बढ़ा सकते हैं ना। नहीं, दूसरी बात ये भी तो है ना, देखें कि वो तो डायग्नोज ही इस एज में जाके हो रहा है ना, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना। एग्जैक्टली। आपकी बॉडी ने सिम्टम 10 साल पहले देना शुरू कर दिया था, इग्नोर किया है, आपने उसे इग्नोर किया। और आपने इग्नोर क्या किया, आपने शायद किसी और की मोहब्बत में ये सोचा अच्छा जी कोई बात नहीं, गुजरने दो, चलने दो, अननेसेसरी अनटिल कि वो आपके लिए इतना पेनफुल हो गया कि अब उसके बाद गुजारा बेरेबल नहीं रहा, तो फिर आपने कहा अब डॉक्टर के पास जाना है। क्या ऐसे में वेलनेस कोच का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है? जी बिल्कुल, ऐसा होता है कि जैसे कोई भी आप हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हैं, डॉक्टर हो गया, डाइटिशियन हो गया या कोई भी, आप अगर वेलनेस कोच नहीं है ना, लाइक आप एज अ, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप एज अ फ्रेंड किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी बंदे को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। उस बंदे के साथ आपका एक अच्छा जो है 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, जो बहुत इन अ गुड वे हो, एक इन अ फ्रेंडली वे हो, तो वो बंदा शायद आपके साथ कंफर्टेबल होगा ज़्यादा। और वेलनेस कोच का मकसद ही ये होता है कि वो अपनी काउंसलिंग सेशन में उसकी पूरी बॉडी के ऊपर फोकस करता है कि आपके साथ आपका क्या, उसके पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया जाता है और फिर उसके बाद देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पर हम चेंजेस ला सकते हैं। तो जब स्लोली एंड ग्रेजुअली उसमें चेंजेस लाई जाती हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको इफेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन उस वेलनेस कोच का 1-to-1 इंटरेक्शन सिर्फ 1-2 सेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। इट्स लाइक कि आपका कुछ मंथ्स के ऊपर होता है, डिपेंडिंग कि आपकी सिचुएशन या आपकी प्रॉब्लम क्या है। स्पेसिफिक चीज़ें पूछने के बाद फिर आप उससे गाइडलाइंस दे सकते हैं। सदफ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। और बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि आप डाइट के थ्रू, आप न्यूट्रिशन के थ्रू, आप बल्कि जो हम बात करते हैं ना, ये जो पूरी अप्रोच है, होलिस्टिक हीलिंग अप्रोच, इसको फॉलो करें अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, एक अच्छी रूटीन के साथ, जिसमें मालूम होता है कि अच्छा कब सोना है, कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, क्या नहीं करना। तो जब ये फॉलो कर रहे होते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करती है। वो जो बात होती है ना कि नहीं चला तो सब ने जाना है, ठीक है, जाहिर है एक ज़िंदगी है, लेकिन उसमें क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस हमारा होना चाहिए, एंड स्पेशली पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ख़वातीन पे। सो एज अ मेल पार्टनर भी हमारी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारे घर में जो ख़वातीन हैं हम उनका ज़्यादा ख्याल रखें और उनको बल्कि फोकस करवाएं कि नहीं आपने अपने ऊपर भी ध्यान देना है। सेल्फ लव जो के साथ आपने बात की, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, वक्त के ख़त्म, दोबारा मुलाकात आपसे कल करेंगे। कितना फीडबैक इस शो से मुतालिक ज़रूर दीजिएगा। दोबारा मुलाकात कल। अल्लाह हाफिज़।